गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स के बारे में शुरुआत की थी, यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में जाना, और एक पोषक तत्व प्रोटीन के बारे में जो है फुल डिटेल्स हम लोगों ने जान लिया था। अब आज की क्लास में जो है हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उनके डेफिशिएंसी से क्या होता है या फिर एक्सेस से क्या होता है, इन सारी बातों को जो है हम लोग आज संक्षिप्त रूप में जानते हैं। कोई लंबा है नहीं इसमें समझने लायक, लेकिन जितने भी हैं उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट में जो है हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। जैसे प्रोटीन में जो है हम लोगों ने देखा था कि प्रोटीन जो है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें मिलके इनका कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे हम लोग जो है एक एमिनो एसिड बनता है, और वो एमिनो एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड से बनता है, और तब जा कर के जो है फिर हमारा प्रोटीन कंप्लीट होता है। तो उसी तरह से जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, ये कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के कंपाउंड यानी कि यौगिक से बनते हैं। मीन्स सीधा सा बात समझना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही जो है हम लोग का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। अब इसका कार्य जो होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हम लोग मेनली जानते हैं किस रूप में, तो ये जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा यानी कि एनर्जी उत्पन्न करता है। सबसे मेन काम है कि नहीं। जैसे कि क्या बोलते हैं, एक टीचर का काम है पढ़ाना, एक स्टूडेंट का मेन काम है पढ़ना, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे करते बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन इनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है कि शरीर में, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, और इसका जो सबसे मेन का वर्क होता है वो होता है शरीर में एनर्जी उत्पन्न करना, ऊर्जा उत्पन्न करना। अब कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का जो मुख्य स्रोत होता है वो वनस्पति जगत होता है, यानी कि प्लांटों से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे मेन स्रोत। अब पेड़ पौधों में जो है ये सेलुलोज के रूप में भी मिलते हैं और स्टार्च के रूप में भी उपस्थित होता है। कई बार इसका समझने के लिए जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लेकर के जो अपना फूड तैयार करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं, वो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो फूड तैयार होता है वो हमारे सेलुलोज या तो फिर स्टार्च के रूप में जो है इकट्ठा होती है। ठीक है, सेलुलोज और स्टार्च, इन दो रूपों में जो है क्या होते हैं, उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना, सोचिए कि खाना बना के रखते हैं, स्टोर करते हैं, वो सेलुलोज के रूप में होता है। सेलुलोज ज़्यादातर पौधों के रेशों वाले भाग में पाए जाते हैं, और स्टार्च जो फ्रूट्स टाइप के होते हैं जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वो। तो ये दो चीज़ें ही, दो चीज़ों से यानी कि सेलुलोज से और स्टार्च से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की मात्राएं हम लोगों को मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे मेन स्रोत होता है वो हमारा क्या होता है, वनस्पति जगत होता है। ठीक है, अब इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोग का आ जाता है पोटैटो, आलू, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरा राइस यानी कि चावल, जो भात बना के हम लोग खाते हैं, वो भी है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे व्हीट फ्लावर्स, व्हीट फ्लेवर ये क्या है, आटा, जिसको गेहूं का आटा बोलते हैं। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। यानी ये बात ये याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत होता है वो वनस्पति जगत होता है, और जो वनस्पति जगत में जो है ये सेलुलोज और स्टार्च के रूप में दो तरह से पाए जाते हैं, और ये सेलुलोज और स्टार्च जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अधिक बनते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मीन्स हो गया कि कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं। तो शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य जो होता है हम लोगों के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना होता है, एनर्जी उत्पन्न करना होता है जी। इसका मुख्य कार्य जो होता है ऊर्जा उत्पन्न करना होता है और एनर्जी यानी एनर्जी देना होता है। इसके अलावा जो होता है ये फैट के ऑक्सीडेशन में मदद करता है। ऑक्सीडेशन ये समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया को कहते हैं। अब यहाँ पे जो है फैट के ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, तो फैट मीन्स हो गया आपका वसा और ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण यानी कि वसा का ऑक्सीकरण। अब इसको कैसे समझेंगे, तो सिंपल सी बात है कि वसा का टूट फूट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया वसा का ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, फैट ऑक्सीडेशन की क्रिया अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो जो फैट होते हैं, जो वसा होते हैं, वो तो हम लोग लेते हैं या फिर हम लोग के शरीर में मौजूद होता है, लेकिन वो तो आखिर में क्या होता है, टूटता फूटता उसका विखंडन होता है और फिर विखंडन होने के बाद वो कन्वर्ट होता है किस में, एनर्जी में। तो यही क्रिया जो होता है हम लोगों का क्या कहलाता है, वसा का ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वसा के ऑक्सीकरण में भी हमारी मदद करते हैं। साथ ही कई ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो मैंने कल पूरा डिटेल्स में बताया था कि एमिनो एसिड क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर किन्हीं का छूटा हुआ है तो पीछे इसके पहले वाले वीडियो को देखिए जिसमें प्रोटीन से रिलेटेड क्लास हुई थी, उसमें आप लोगों को ये एमिनो एसिड ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। आज मैं बस इसी तरह लेके चल रहा हूँ कि एमिनो एसिड के निर्माण में जो है कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये एनर्जी तो देता ही है, यह आवश्यक, ठीक है, यह आवश्यक मात्रा में एनर्जी देता है। यानी हम लोगों को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी काम को करने के लिए, वो पूरा का पूरा ऊर्जा जो है क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें देते हैं। तो ये था हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन जिसको बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो इसमें हम लोगों ने जाना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस में हम लोगों ने जाना ये वनस्पति जगत से होता है, अधिक मिलता है, और ये जो है सेलुलोज और स्टार्च के रूप में इसमें मौजूद होते हैं। सेकेंड, कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने जाना जैसे कि राइस, पोटैटो, व्हीट फ्लेवर, स्वीट पोटैटो यानी कि चावल, आलू, गेहूं का आटा या फिर शकरकंद, या इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं। फिर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने देखा यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या कार्य होते हैं, उसमें जो हम लोगों ने देखा ये था शरीर में शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, यह वसा के ऑक्सीकरण के लिए सहायक होता है, एमिनो एसिड के निर्माण में सहायक होता है, और साथ ही साथ ये उतनी ऊर्जा हमें देता है जितने काम करने वक्त हम लोगों को आवश्यक होती है। ये कुछ पॉइंट्स थे और कुछ 2 पॉइंट्स है उसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला अगला जो है वो हमारा है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से जो है क्या क्या हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक स्रोत होने की वजह से जो है हम लोग को अधिकतर इसकी कमी नहीं होती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो डाइटिंग पे होते हैं या फिर अन्य कोई कारणवश वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की उतनी मात्राएं नहीं लेते हैं जितनी कि हमें आवश्यक होती है या फिर हमारे बॉडी को आवश्यक होती है। तो उस स्थिति में जो है क्या होता है, हमारे शरीर में कार्बोज की मात्राएं कम हो जाती हैं। अब कार्बोज की मात्राएं कम हो जाती हैं, ये मैंने लिखा भी है कि हमारे शरीर में कार्बोज की मात्राएं कम हो जाती हैं, और साथ ही साथ हमारे चेहरों पर जो है झुर्रियाँ आने लगती हैं। झुर्रियों कहने का मतलब हो गया कि हम लोग का चेहरा देखने में लगता है कि क्या बोलेंगे, बूढ़ा बूढ़ा लगता है। साथ ही साथ केटोसिस नामक रोग हो जाता है। अब केटोसिस रोग क्या होता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि कार्बोहाइड्रेट का एक काम ये भी है कि वो क्या करता है, फैट के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है, तो फैट के ऑक्सीडेशन में, ठीक है।
तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक वर्क जो है ये भी है कि वो वसा के ऑक्सीकरण में मदद करता है, यानी फैट के ऑक्सीडेशन में वो सहायता करता है। तो कीटोसिस रोग क्या होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्राएं कम हो जाती हैं तो वसा का जो ऑक्सीडेशन होता है वो नहीं हो पाता है। इससे जो है हम लोग की जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, यानी जो अपापचय की क्रियाएं होती हैं, वो क्या हो जाता है, उसमें अनबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। यानी कि खाने से लेके पचाने तक जो भी कार्य होते हैं हम लोग के मेटाबॉलिज्म के, वो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है, सही ढंग से वो नहीं हो पाता है। और इसी वजह से जो है क्या होता है, कीटोसिस रोग हो जाता है। यानी इसी को, ये गड़बड़ी जो उत्पन्न हुई, ये कीटोसिस रोग होता है। इसमें जो है हम लोग का वज़न कम हो जाता है, हम लोग सूखने लगते हैं, और जो महिलाएं होती हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, उनका दूध भी नहीं बनने लगता है। जब क्या होता है, कीटोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में जो है हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि ये हमारे शरीर में जो है कार्बोज की मात्राएं कम हो जाती हैं। कार्बोज की मात्राएं जब कम हो जाती हैं तो चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती है, उम्र से पहले हम लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, और साथ ही साथ केटोसिस नामक रोग भी हो जाता है। और केटोसिस को भी मैंने क्लियर किया कि केटोसिस रोग क्या होता है। केटोसिस रोग होता है कि जो वसा के ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो जो है अनबैलेंस हो जाता है, या उसके अलावा जो भी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के वजह से, वो मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो है उसमें अनबैलेंस हो जाता है, और अनबैलेंस होने की वजह से ही केटोसिस रोग होता है। इसमें जो है क्या होता है कि हमारा वज़न कम होता है, और साथ ही साथ जो महिलाएं होती हैं वो उनका क्या होता है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं खासकर, उनमें जो है दूध थोड़ी कम बनने लगती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोग के कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से। अब जो है हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता से, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम लोग अधिक मात्रा में सेवन कर लेंगे तो हम लोग को क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अधिक मात्रा के सेवन करने से क्या होगा कि हम लोग का पाचन शक्ति गड़बड़ा जाएगा, जो मैंने बताया ऑलरेडी, है कि नहीं। उसमें अपच हो जाएगा, साथ ही साथ हम लोग को दस्त होने लगेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ क्या होगा कि हम लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे, बहुत अधिक मोटा जाएंगे। अब जब मोटापे के शिकार हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा जो पैनक्रियाज होता है, या फिर जो पैनक्रीज होते हैं, ठीक है, हमारा जो पैनक्रीज ऑर्गन्स होता है जिससे क्या बनता है, इंसुलिन बनता है, वो भी क्या होगा कि कम बनने लगेगा। क्योंकि मोटापा अगर हम लोग का शरीर में बढ़ेगा तो जो पैनक्रीज ऑर्गन्स होते हैं उस पर दबाव बनता है, यानी कि ये धीरे धीरे ब्लॉक होता है। और जब ये ब्लॉक होगा तो ये पैनक्रीज से ही क्या होते हैं, इंसुलिन बनते हैं, तो ये इंसुलिन नहीं बन पाएगा। अब जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो शरीर में क्या करता है, इंसुलिन का काम रहता है कि ग्लूकोज को कंट्रोल करना। अब इंसुलिन इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो ग्लूकोज की मात्राएं हमारे शरीर में अत्यधिक बढ़ जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, और फाइनली हम लोगों को जो है क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह का रोग हो जाएगा। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता के होने की वजह से होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो है हम लोगों को शरीर में कार्बोज की मात्रा कम हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं, मीन्स कि हम लोग उम्र से पहले बूढ़े लगने लगते हैं, और साथ ही केटोसिस नामक रोग होता है। और केटोसिस नामक रोग में जो होता है वज़न हम लोगों का कम होता है, और स्तनपान करने वाली महिलाओं में दूध भी कम बनता है। ये क्यों होता है केटोसिस रोग, तो ये फैट के ऑक्सीडेशन की क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एक काम ये भी है कि वसा का ऑक्सीकरण में वो मदद करता है, और जब कार्बोहाइड्रेट ही नहीं रहा तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म की क्रिया गड़बड़ हो जाती है। तो ये थी डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये जो है अधिक अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो अपच के शिकार हो जाते हैं, दस्त होने लगता है, फिर मोटापा बढ़ जाता है। अब मोटापा बढ़ जाता है तो जो पैनक्रीज ऑर्गन होते हैं उस पर दबाव बनता है, दबाव बनने की वजह से जो है इंसुलिन
नहीं बन पाता है और इंसुलिन नहीं बनता है तो ग्लूकोज की मात्रा हम लोग के शरीर में बढ़ जाती है और फाइनली जो है हम लोग क्या करते हैं, मधुमेह रोग के शिकार हो जाते हैं। तो ये था हमारा एक कार्बोहाइड्रेट्स का आज का फुल डिटेल्स। अब इसमें एक रिक्वायरमेंट के बारे में भी जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो है क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसमें रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखना है कि हम लोग जितने कैलोरीज के भोजन लेते हैं एक दिन में हम लोग चाहे जितने भी कैलोरीज के भोजन लेंगे उसमें से 45 to 60% जो है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता। इसमें सीधी सी बात आप लोगों को याद रखना है, जितनी कैलोरी की भोजन हम लोग प्रतिदिन लेते हैं उनमें 45 to 65% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स के होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक दिन में जो है हम लोग जितना भी भोजन लेते हैं, जितनी कैलोरी के भोजन लेते हैं, उन कैलोरी में जो है 45 to 65% जो कैलोरी है कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा होना चाहिए। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमारा फुल डिटेल्स। अगले दिन जो है हम लोग फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे। बाकी जो भी जितना पीछे हम लोग देखे हैं, जितने भी क्लास लिए हैं, जिन्होंने भी अगर मिस किया हो तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।